अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। देखिए, सोशल जस्टिस का एक ही मतलब होता है, चाहे वो अंबेडकर बात करे, गांधी बात करें, मार्क्स, और वो है सबके लिए बराबर अवसर और भेदभाव का ना होना। जैसे कि आपके घर में बालक है, बालिका है, तो पारिवारिक न्याय क्या है? 2 बच्चे हैं, पिता ने संपत्ति बांटी कि भैया इस संपत्ति का आधा हिस्सा तो मैं खुद ही रखूंगा अपने और अपनी पत्नी के लिए, बाकी के जो हिस्सा है वो 2 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 में बांट देते हैं। पुत्री है तो क्या करेंगे, 2 पुत्र और पुत्री में बराबर बांट देंगे। ध्यान दीजिए, लड़के और लड़की को बराबर सम्मान मिलेगा कि भैया दोनों को वो सुविधाएं मिले ताकि वो अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, दोनों को बराबर अवसर मिले और भेदभाव ना हो। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या चाहिए? अवसर चाहिए, तो अवसर हम दिलवाते हैं, कोई समस्या नहीं, अवसर लीजिए। तो अवसर की समानता हो और भेदभाव ना हो, अगर ये हो रहा है तो वो सामाजिक। अब इसमें कोई आगे बढ़ेगा कोई पीछेगा तो वो योग्यता है, सभी व्यक्ति समान योग्यता के नहीं होते, ये बात तो तय है, आप भी मानते होंगे इस बात को। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा में सबसे पहली बात, अंबेडकर का क्या विचार है? सामाजिक न्याय समाज के सभी वर्गों को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के संदर्भ में महत्व रखता है, ये पहला बिंदु है। दूसरा है, सामाजिक न्याय समाज में किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव की समाप्ति की बात करते हैं। ये 2 बिंदु आप हमेशा रखें सामाजिक न्याय की जब भी बात हो। अब अंबेडकर क्या कहेंगे? अब अंबेडकर आते हैं, वर्ण आधारित जाति आधारित तथा अस्पृश्यता जैसे जो भेदभाव हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव करते हैं, और अगर ये भेदभाव कर रहे हैं तो ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ठीक है। दूसरा, सामाजिक न्याय के दायरे में केवल एससी नहीं है, बल्कि उसमें महिला और दलित, ये जितने भी पिछड़े वर्ग हैं वो सब हैं। तो महिला, दलित, इन सब के संदर्भ में काम करना है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमें सकारात्मक भेदभाव की बात करनी है। यहाँ पर गांधी बाबा जैसी वो हवाई बातें नहीं करते कि हृदय कर परिवर्तन हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सकारात्मक भेदभाव, जिसको हम आजकल इसके वास्तविक रूप को रिजर्वेशन के रूप में जानते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसको यूँ समझ लीजिए कि मैं हूँ और मेरी बहन है, ठीक है, मेरी बहन अब, या जब हम साथ थे तो भैया बच्चियों में एनीमिया की समस्या लड़कियों में ज़्यादा होती, हम तो जहाँ मिले मुंह मिले ठूसते रहते हैं, बच्चियाँ ये नहीं करती बाहर। तो अगर घर में पोषण के लिए जो आहार आया है उसमें अगर उसको ज़्यादा दिया जाए तो भेदभाव तो हो गया, मेरे साथ भेदभाव हो गया, परंतु क्या, कौन सा भेदभाव हो गया? उसको कहेंगे सकारात्मक भेदभाव। उदाहरण के लिए सब लोग कहेंगे महिला और पुरुष बराबर है, महिला और पुरुष बराबर है। अब दूसरा एग्जाम्पल कि भैया आपके घर में आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, कोई भी हो, XYZ, उनको पीरियड्स आए हुए हैं, मासिक चक्र, बहुत सामान्य बात, नेचुरल प्रोसेस, बोलने में समस्या नहीं होनी चाहिए, ना सुनने में, मैं तो खुल के बोलता हूँ। आपको अजीब लगे, भैया पीरियड्स आए हुए हैं, मैं तो अपनी बहन से पूछ लेता हूँ, अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी थोड़ा नाक मुँह से उड़ती है, बाकी लोगों को पता है कि मुँह फट आदमी है, मैं तो हाथ पकड़ के किचन में लेके जाता हूँ, अलग ही व्यक्ति, बस मेरी मम्मी के सामने मेरी नहीं चलती, बाकी सब जगह मैं अपनी दादागिरी चला लेता हूँ। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि अब आप DSP हैं, ठीक है, और आपने कहा कि भैया ये जो महिला इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, इनको नाइट ड्यूटी भेज दो। महिला सब इंस्पेक्टर ने धीरे से अर्जी लगाई कि सर मुझे कल के लिए आप थोड़ा सा आराम का जॉब दे दीजिए, मैं जॉब पे आऊँगी, परंतु काम टेबल वाला दे दीजिए, मेरे पीरियड्स हो रखे हैं। अब आप DSP क्या करेंगे? कैसी बातें करती हो तुम? पुलिस वाली हो कि मतलब सब इंस्पेक्टर बन के थाना तुम्हारे हाथ में, और तुम ऐसी बातें करोगी, कैसे काम चला? चलो जाओ ड्यूटी पे। ये हो गई इक्वलिटी। वहीं आपने क्या किया? उनके साथ वाले पुलिस वालों को बुलाया कि भैया सब इंस्पेक्टर महोदय आप जाएंगे ड्यूटी पे, मैडम जाएंगी टेबल कुर्सी पे, कल वो टेबल का काम करेंगे, तुम काम करोगे, राउंड अप लगाओ जाओ रात को 2 बजे। ये हो गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप अधिकारी के रूप में ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपके सामने आनी है, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जब आप करते नजर आएंगे तब आप क्या कहेंगे कि ये सामाजिक न्याय है, ये सोशल जस्टिस है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मुद्दा क्या है? अंबेडकर क्या बोलेंगे? अब ये तो बहुत छोटे से उदाहरण से मैंने समझा है। अंबेडकर क्या बोलेंगे? सकारात्मक भेदभाव होना चाहिए। तो सकारात्मक भेदभाव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? विधानमंडलों में पिछड़े वर्गों हेतु स्थानों का आरक्षण कर लेंगे। सब इससे क्या होगा? कुछ लोगों को पैसा ज़्यादा मिल जाए, नहीं, पैसे की बात नहीं,
कुछ लोग जो कि शेड्यूल कास्ट से होंगे, अस्पृश्य जातियों से होंगे, पिछड़ी जातियों से होंगे, जब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, जब विधानसभा में बैठेंगे, तब वो अपने वर्ग की या अपने लोगों की समस्याओं को सामने रख पाएंगे। देखो, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती या इन सबको आप कितना भी भला बुरा बोल लीजिए, ठीक है। एक दृष्टिकोण से कि जब ये संसद में खड़े होते थे, बहुत ही असंसदीय भाषा में भी जब बात कर रहे होते थे, तब भी ये कुछ ऐसी बातें बोल जाते थे, ऐसे वर्गों के लिए बोल जाते थे जिनके लिए इतनी मुखरता से कोई नहीं बोलता। सोचिए, आप में से जिसने भी भेदभाव सहा होगा, अस्पृश्यता को झेला होगा, जब वो अस्पृश्यता के विरोध में अगर अधिकार, अब उसके पास अधिकार है, अब वो बात कर सकता है। जब वो बात करेगा तो उसके बातों में धार बड़ी तीव्र होगी, और जब वो तीव्र बातों के साथ या धार के साथ वो बात रखेगा तो वो मारक होगी, वो बात प्रभाव करेगा, ठीक है। साथ ही साथ शासकीय सेवाओं में आरक्षण, क्योंकि साहब इससे क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी ना, ये नौकरी नहीं है। एक गांव में रामलाल XYZ, में उपनाम नहीं लेना चाहता, ना मैं लूँगा, XYZ का बच्चा आज डिप्टी कलेक्टर बन गया है। उस पूरे खानदान में, उस पूरे गांव में उसका नाम समझ लो कि पत्थर पे लिख गया है। और बाकी जो बच्चे हैं, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, वो हीरो बन गए। ठीक है। तो जब पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति शासकीय सेवाओं में जाएगा, जब कोई विधायक सांसद बनेगा, किसी मंत्री पद पे होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अभी राष्ट्रपति जो बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, अगर वो पिछड़े वर्ग से हैं, महिला हैं, SC है और महिला हैं उस कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी को कितना बल मिलेगा। आज भी हमारे देश में ऐसी स्थितियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें राष्ट्रपति बनाना है, और अगर ऐसा कोई राष्ट्रपति हम बना सके, क्या बुरी बात है। देखो, बनना तो वही है, वोट तो उधर ही है, सबको पता है बहुमत किधर है। अब सामने कोई भी जसवंत सिंह को खड़ा कर लो, ये वही जसवंत सिंह है जो कभी NDA में रहा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय। मैं खुद होता जसवंत सिंह के समय, तो मैं खुद आगे रह के भैया बोलता कि मैं अपना पर्चा वापस ले रहा हूँ, क्योंकि जीतना तो वैसे भी नहीं है, बेइज्जती करवानी है, ठीक है। तो जिस पार्टी में आप कभी रहें, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, तो वहाँ पर उसके समर्थन में आप आ सकते हैं, तो इससे आपका कद घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। पर चीज़ें ऐसी कभी कभी नहीं होती। इसके अलावा कानूनी संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लेकर आए, ये ज़रूरी है। और इन सब उपायों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। कितने बच्चे लिख लेंगे या समझ गए कि इतने बिंदु लिखे जा सकते हैं, यही है और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ उदाहरण डाल सकते हो, उदाहरण का जहाँ स्कोप बने वो डाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों के उत्थान हेतु अंबेडकर किन उपायों की चर्चा करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, है ना, चिंता मत करिए। दलितों के उत्थान हेतु अंबेडकर किन उपायों की चर्चा करते हैं। अब दलित उत्थान की बात करते हैं। दलित उत्थान के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंबेडकर, देखो बच्चे क्या करते हैं, सीधे वहाँ से शुरू करते हैं कि भैया कानून बना देंगे, वो सबसे आखिरी उपाय, सबसे आखिरी उपाय। पहला उपाय क्या है, दलित व पिछड़े खुद उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले कि वो निम्न है। देखो, हजारों सालों तक अगर आपको कोई बोलेगा ना कि भैया तुम शूद्र हो, तुम शुद्र हो, तुम अयोग्य हो, तुम में क्या है, हमारे पास शुद्ध ब्लड है और हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। उदाहरण के लिए करके देखो एक सोशल एक्सपेरिमेंट, किसी बच्चे को, अपने दोस्त को टारगेट बना लो और उसको ये बताओ कि यार तुम रोज़ तो बहुत सुंदर दिखते थे, पर आज अजीब से क्यों दिख रहे हो। एक ने बोला, दिन में 5-10 लोग उसको ये बोल दो, शाम तक वो अजीब हो जाएगा। या बोल दो कि बीमार हो, बीमार दिख रहे हो, वो शाम तक होते होते, 2 दिन होते होते वो बीमार दिखने लगेगा। तो दलितों को कमज़ोर बता बता के उनको कमज़ोर एहसास करवा दिया गया। तो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि उनमें आत्मविश्वास का प्रसार किया जाए कि तुम अयोग्य नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। महिलाओं के उत्थान की सबसे पहली शुरुआत वहीं से होती है, जब उनका दिमाग में बात बैठाई जाए कि तुम किसी से कम नहीं हो, पुरुषों से कम नहीं हो। फिर एग्जाम्पल देखने, अब अंबेडकर इसके बाद में कहेंगे कि सबसे अच्छा मार्ग क्या है, शिक्षा का मार्ग। शिक्षा ही तुम्हारी आंखें खोलेगी, शिक्षा ही बताएगी कि तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है। तो शिक्षा का मार्ग, अपने को बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना है। इसके अलावा ऐसी प्रैक्टिसेस जो तुमको हीन दर्शाती हैं, जैसे कि
मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉनवेज को पसंद नहीं करते, कोई व्यक्ति शराब पी के घूम रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते। अब आप देखते हैं दलित वर्ग का व्यक्ति या फिर अस्पृश्य वर्ग का कोई व्यक्ति लगातार ये काम कर रहा है, तो उनकी हीनताओं के साथ उनके इस कार्यों को साथ में जोड़ लिया जाता है। हीन कर्म कि भैया उनको निम्न पेशों से जोड़ा गया, फिर उनको शराब और मांस भक्षण से जोड़ लिया गया। तो वो क्या कहते हैं अंबेडकर साहब, सबसे पहले इसी बुराइयों से दूर हो जाओ, मांस भक्षण मत करो, मदिरा पान से मुक्त हो जाओ और बेहतर वातावरण का निर्माण करो, स्वच्छता से रहो, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। दलित व पिछड़े वर्ग को वह कहते हैं अब तुम क्या करो, हीन व्यवसायों से अलग हो जाओ और बेहतर गरिमापूर्ण व्यवसायों को अपनाओ। मेला ढोना बंद कर दो, आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह कोई बेहतर व्यवसाय अपनाने की कोशिश करो, मजदूरी करो, कोई समस्या नहीं। परंतु सामाजिक स्तर पर अगर हीन पेशों से जुड़े रहेंगे तो वह हीनताएं आपको झेलनी पड़ेगी सामाजिक स्तर पे। ये अंबेडकर के सुझाव हैं। अभी तक वो किसी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में अस्पृश्यता का जहाँ भी व्यवहार होता हो उसका विरोध किया जाए। हम इस मामले में तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि हाँ भैया हम साथ हैं, कोई मना कर ही नहीं सकता कि भैया अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार है प्रैक्टिस से वो कैसे सही हो सकती है। इसके बाद में छठा उपाय, सकारात्मक भेदभाव की नीति को अपनाया जाए जिसके अंतर्गत विधानमंडलों में दलितों को रिजर्वेशन दे दें, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा शासकीय सेवाओं में स्थानों को आरक्षण कर दिया जाए। और वर्तमान का जो एग्जाम्पल है कि भैया एक दलित महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का चयन एक सकारात्मक कदम है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अलग प्रकार से बनता है। बच्चे सामान्यतः एक ही उपाय पर फोकस करते हैं और वो उपाय कौन सा है? वो उपाय है कि भैया अंबेडकर क्या कहेंगे, संविधानवाद की बात करेंगे और उसमें संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है, वो भी है, परंतु उसके अतिरिक्त भी वो बातें करते हैं। तो दलित उत्थान के संदर्भ में अंबेडकर के विचारों को लिख दोगे आप लोग? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अंबेडकर की वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, दलित उत्थान संबंधी बातें, एक 11 मार्कर प्रश्न में अलग चीज़ें आएंगी, ये लगभग मैं करवा चुका हूँ। ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो प्रश्नों का दायरा और विस्तारित होता है उसमें लोकतंत्र संबंधी विचार और आर्थिक विचार आते हैं। जैसे कि लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर का क्या कहना है, कि अंबेडकर का कहना है कि भैया जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वो सबसे बेहतर है, ठीक है, इसमें कोई राय नहीं। राजतंत्र वगैरह ये वो देखा, उसमें लोकतंत्र सबसे बेहतर। लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में जो संसदीय लोकतंत्र है वो सबसे बेहतर है। इसके बाद में किसी ने कहा कि भैया चीन जैसी द्विदलीय प्रणाली, उन्होंने कहा ना, बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। बहुदलीय प्रणाली क्यों होना चाहिए? देखिए, मान लीजिए कि हम किसी कम्युनिटी से और हमारी संख्या काफ़ी कम है, अगर 2 ही दल है तो हमें किसी न किसी दल से जाके जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे मतों की अपेक्षा उनके जो बड़े मत हैं उनको महत्व देना पड़ेगा। हमारे मत या हमारे विचार पीछे रह जाएंगे। हमने अपने मतों, अपने विचारों के आधार पर एक छोटा दल बनाया और उसी छोटे दल को विधानमंडलों में जाने का मौका मिल गया, कल संसद में जाने को मौका मिल गया। तो भले ही छोटे स्तर पर हैं परंतु अपनी बातें हम नेशनल लेवल पर या राज्य स्तर पर पहुंचा तो पाएंगे। बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें से छोटे समूह, हित समूह या कहें कि ऐसे समूह जो अपनी बात रखना चाहते हैं संसदीय तरीके से, उनको अवसर मिल जाता है। तो अंबेडकर बहुदलीय प्रणाली के पक्षधर थे। इसके अलावा वो हमेशा कहते थे कि संसदीय प्रणाली में सशक्त विपक्ष का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष सशक्त होगा तो वो हमेशा, ध्यान दीजिए, संसदीय लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत है वो राजा है, ठीक है भैया। अब ये बात तो सही है कि हिंदू संप्रदाय में बहुसंख्यक कौन है, ये है वो है फलाना ढिकाना। मुस्लिमों के साथ भी ये समस्या है कि हम तो अल्पसंख्यक हैं। पर मान लीजिए कि अल्पसंख्यक होते हुए भी जो विपक्ष है उसमें वो बैठे हुए हैं, आप चयनित तो हो गए, आप किसी कम्युनिटी से हैं, आप SC से हैं, आप ST से हैं, आप मुस्लिम वर्ग से हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, वहाँ पहुँच गए। सरकार में आप नहीं है परंतु सामने बैठे तो हैं। जब एक पक्षी सरकार काम करेगी तो आप उनको चुनौती दे सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। तार्किक बात को कोई भी नहीं नकार सकता है या फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, और इस समय जवाब नहीं देना पड़ेगा तो अगले चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुदलीय प्रणाली और सशक्त विपक्ष, संसदीय प्रणाली प्लस बहुदलीय प्रणाली प्लस सशक्त विपक्ष, ये 3 चीज़ें हैं जो कि अंबेडकर की नज़र में है लोकतंत्र में। फिर वो कहते हैं कि भैया समस्याएं क्या क्या हैं। तीसरे बिंदु पर आते हैं।
अब यहाँ पर फिर गांधी जी को गांधी बाबा ने कहा था कि भैया विकेंद्रीकृत होना चाहिए पंचायती राज प्रणाली। यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं ना गांधी बाबा, जिस गांव को आप पंच परमेश्वर मान रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो क्या है, किसी विशेष समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गांव में दलितों के कोई नहीं सुन रहा है, गांव में ही उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है, उनको हीन माना जा रहा है। तो अगर आप विकेंद्रीकरण की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रामीण स्तर पर ये जो भावनाएं हैं या जो विचार हैं ये और मजबूत होंगे, क्योंकि गांव के स्तर पर जब राजनीति आएगी तो वो अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप समूह बनाएंगे। और गांव में समूह कौन बनेगा? जिसके पास सक्षमता है, जो कैपेबल है। और कैपेबल कौन है? सवर्ण है। तो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन अल्पसंख्यक वर्गों तथा अछूतों दलितों के विरुद्ध है, ऐसा अम्बेडकर का कहना है। और ये बात कई मामलों में सत्य है। अगर अंदाज़ा नहीं हो तो अभी जो चुनाव है उस पर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में किस जाति का व्यक्ति खड़ा करना है, उस क्षेत्र में कितने वोट किस जाति के हैं। जाति आधारित लोकतंत्र हो गया है कई मामलों में, ठीक है। अब इसके अलावा अंबेडकर ने कहा कि भैया जो जाति व्यवस्था है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे देश में जो जातियां हैं वो यूनिफाइड है। हमारे देश में हम कितने भारतीय हैं ये नहीं पता, परंतु हम कितने किस जाति से हैं ये एकदम क्लियर है। और गांव में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि जो हीरो पूजा है वो लोकतंत्र विरोधी है। गांधी बाबा ने कहा कि चलो रे, सारे लोग पीछे हो गए। लोकतंत्र हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? वो विचारों से नहीं, व्यक्ति आधारित है। और लोकतंत्र व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि विचार या मत आधारित प्रणाली है। आप किस विचार के लोगों को समर्थन कर रहे हैं, इसी से लोकतंत्र सशक्त होगा या मजबूत होगा या कमज़ोर होगा। मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। किसी दिन मोदी जी का मूड बदला तब। व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं होता है, आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता है। परिस्थितियों और व्यवहार से वो बदलता है, ठीक है, बदलता है कि नहीं बदलता है। जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होगा वैसा वो बदलेगा, आप भी बदलेंगे। तो मुद्दा यही है। क्या मुद्दा है? कि अगर हमें हीरो पूजा से बचना है तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। आखिरी बिंदु जो हमें लिखना है वो है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। बस इतनी बातें आपको ज़रूर ही रखनी है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अंबेडकर के आर्थिक विचार। देखो लोकतंत्र हो गया, अब आर्थिक विचार, उसके बाद एक और प्रश्न है। अंबेडकर खत्म है। सबसे पहली बात, एक एक करके बात करते हैं। अब उसको उस ढांचे में लिखना संभव नहीं था तो मैंने एक अलग ढांचे में इसको लिखा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो जिस इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे उस समय ब्रिटिश शासन था, तो वो कहते हैं कि भैया ये जो ब्रिटिश सरकार है विश्व की सबसे महंगी सरकार है। ये कह रही कि भैया हम भारत में कानून व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। सीधे सीधे नहीं किया, परंतु हाँ इस तरीके से ज़रूर किया कि भैया भारत से बहुत सारा खर्चा, सरकारों का पैसा और इनकी जो पेड है, इनकी जो सैलरीज हैं और इनके जो यूँ कहें कि पेंशन्स वगैरह हैं, इनको जो आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अंबेडकर ने कहा कि भैया देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण के लिए हमें राजकीय समाजवाद लागू करना पड़ेगा। राजकीय समाजवाद का मतलब है, समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, देखिए सबसे पहले जो इक्वलिटी लाने की बात करती है। मार्क्स के अनुसार अगर इक्वलिटी लानी है, देखो भारत में समाजवाद का मतलब मार्क्सवाद नहीं है, इस बात को समझिए, ना ही माओवाद है, ठीक है। माओवाद चीन में है, मार्क्सवाद रूस में है, भारत में है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है सामाजिक इक्वलिटी, सबको समानता, सबको अवसर मिले, सबके मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो। अब भारत में समाजवाद लाने का तरीका ये है कि भैया अंबेडकर जो कह रहे हैं कि इसको राजकीय स्तर पर लागू किया जाए, अर्थात लोगों को ऊपर ना छोड़ा जाए, राज्य खुद हस्तक्षेप करे अर्थव्यवस्था में। और वो कहते हैं कि प्रमुख मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सरकार खुद इकोनॉमी में इंटरफेयर करे, ठीक है। यही हुआ है एंड नेहरू ने भी यही किया, अंबेडकर के विचारों को पूरी तरह से लागू किया। पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया सभी उद्योगों का, बल्कि कुछ चुनिंदा मूलभूत उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसको हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में डेवलप किया। ये वही बात कर रहे हैं।
ठीक। इसके अलावा लिखना ना भूले कि औद्योगिकरण के संदर्भ में जो मार्क्स के विचार है कि भैया क्रांति होगी, ये होगा, उससे वो सहमत नहीं। कृषि सुधारों की बात करते हैं कि भैया कृषि संबंधी जो समस्या है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भूमि का असमान वितरण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सदियों से एक वर्ग के पास ही भूमि है, संसाधन है, और बाकी तो वहाँ पर नौकर है। तो मूलतः हमारी गरीबी का कारण क्या है? कृषि का पिछड़ापन। और कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? भूमि का असमान वितरण। सबसे पहले राज्य क्या करे? कृषि को उद्योगों का दर्जा दे। तो इससे क्या होगा? कृषकों को फोकस किया जाएगा और बिना किसी भेदभाव के सभी में भूमि का वितरण सुनिश्चित किया है। मतलब राज्य क्या करे? सभी भूमि को एक्वायर्ड करे और सब में बराबर बांटे। इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सका, ये आप सभी जानते हैं। हदबंदी और ये सारे कॉन्सेप्ट लागू किए गए जो कि बहुत हद तक असफल भी रहे। तो अंबेडकर यहाँ क्या कह रहे हैं? नंबर 1 बात, ब्रिटिश शासन का आर्थिक मूल्यांकन किया है इन्होंने कि बहुत महंगा है। दूसरा, औद्योगिकरण की बात की। और तीसरा, कृषि संबंधी सुधारों की बात की। ये 3 बिंदु लिखिए। ये 5 अंक में ही आएगा, ये 11 अंक में नहीं आ सकता, इसका स्कोप नहीं है 11 अंक वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 अंक के लिए है आज। भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि कभी ना कभी आपको मुख्य परीक्षा में 11 अंक में देखने को मिलेगा। 5 अंक तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। और अगर ऐसा होता है तो क्या लिख के आएंगे? एक्चुअली हमें गांधी के विचार हम संविधान में ढूंढते हैं कि भैया ये विचार गांधीवादी है सर। तो हमें क्या करना है? हमारे संविधान में अंबेडकर कहाँ बैठे हुए हैं, बस ये दिखा दो, काम आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो बता दो कि भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसके अलावा तो कोई भूमिका नहीं थी ना। परंतु अंबेडकर जब बैठे हैं वहाँ पे तो वो क्या क्या लेकर आए, किन किन चीज़ों का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सब अंबेडकर ही प्रयास, अंबेडकर के प्रयास जो कि संविधान में दिखते हैं। ये है प्रश्न का मूल भाव। मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये अधिकारों की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर व्यक्ति को महत्व देते हुए नजर आते हैं। वो राज्य की भूमिका को बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं बनाते। वो मार्क्स की तरह मजबूत राज्य नहीं देखते कि भैया राज्य में ही सारी शक्ति हो जाए और लोगों के ऊपर कुछ भी अत्याचार किया जा सके। इस मामले में वो लेनिन से या मार्क्सवादियों से एकदम अलग है। वो कहते हैं कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य किसी भी दिन अतिवादी हो सकता है। बहुसंख्यक लोग सरकार बनाएंगे और वह अगर निर्धारित कर ले कि अल्पसंख्यकों को चुन चुन के मार दिया जाए। सोचिए, बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ। पूरे देश की सरकारें इकट्ठी हो जाएं, केंद्र सरकार के साथ में सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबको बुला लिया जाए, सारे डीजी और पुलिस वाले और आर्मी को बुला लिया जाए, और क्या किया जाए कि भैया रातों रात अल्पसंख्यकों को साफ कर दो। क्या ये संभव है? उत्तर है हाँ, चीन कर चुका है। चीन तिब्बत में ये काम कर चुका है। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की, मतलब हिंदुओं, सिखों, पारसियों की जो संख्या 1950s में जब पाकिस्तान बना था लगभग 15% थी, वह आज घटकर वहाँ पर 3% हो गई। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की संख्या, प्रतिशत संख्या बढ़ी, परंतु चीन में तो समाप्ति कर दी और पाकिस्तान में 15% से 3% पे आ गए। थोड़े दिनों, मतलब 10, 20, 30 साल में सारे अल्पसंख्यक समाप्त। वहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग नजर आएंगे, या तो मार दिए गए या कन्वर्ट कर लिए गए। क्या भारत में ये होना चाहिए था? अंबेडकर, गांधी, नेहरू, कोई भी नहीं इस बात को स्वीकार करेगा। ना ही आपको करनी है, ना ही हमारे देश में संभव है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कल्चर में है। हमारे घर में दादाजी भले निर्णय करते हैं, हमारे घर में दादाजी भले निर्णय करते हो, परंतु सभा होती है कि बेटा क्या करना चाहिए, बहू क्या करना चाहिए। ठीक है। अब संवैधानिक संरक्षण, मौलिक अधिकार दे दिए। मौलिक अधिकारों के लिए भी बात कर दी 32, वो भी मौलिक अधिकार बना दिया कि आप 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट चले जाइए। यहाँ आप आर्टिकल के साथ बात करोगे तो कोई समस्या नहीं। दूसरा बिंदु, भेदभाव को समाप्त करना है। जैसे पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा, पिछड़ों का मतलब यहाँ ओबीसी नहीं है, पिछड़ों का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, अस्पृश्य, जितने भी हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हैं, वो सब इसमें शामिल है। तो इनके लिए क्या करना है? इनके लिए प्रावधान, जैसे अस्पृश्यता को दूर करने के इन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता निवारण। अनुच्छेद 15 और 16 नौकरी में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 338, 338A अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर रहा है। ये विकल्प है।
ठीक भैया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर के योगदान का उल्लेख कीजिए। बस इतना बता दीजिए, आपके 4 अंक पके हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक 11 अंकीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम लोग। समाज सुधार के संदर्भ में एक समाज सुधारक के रूप में हमें क्या करना है, अंबेडकर को समझना है। सबसे पहली बात, ये कभी भी बात हो, ये 11 अंकीय प्रश्न है ना, एक बड़ा प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है। अंबेडकर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितनी सामाजिक बुराइयां थी उस समय की, वो सब उन्होंने झेला था। ये स्वयं वेदना है, दूसरे को दुख को देखकर द्रवित नहीं हुए, खुद झेला और उसके बाद उन्होंने जो चेतना दिखाई। दूसरा, भारतीय समाज में अब क्या क्या करेंगे, किन किन के विरुद्ध बात करेंगे। भैया, भेदभाव और ऊंच नीच को समाप्त करो। तो कैसे करेंगे? नंबर 1, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना। अच्छा, होगा नहीं होगा ये बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था समाप्त करो। कारण क्या है? वर्ण व्यवस्था धार्मिक आधारों पर है और उसके बाद में ये भेदभाव भारतीय समाज में, हिंदू समाज में भेदभाव का मुख्य आधार है, यहाँ तक कि अस्पृश्यता को भी आधार प्रदान करती है। ठीक। दूसरा, जाति व्यवस्था के भेदभाव को भी समाप्त करना पड़ेगा। अस्पृश्यता समाप्त की जाए, एकदम कानूनी बात करें कि भैया कानूनी संरक्षण हो और अस्पृश्यता समर्थन करने वाले विचारों और ग्रंथों को नकार दिया जाए। बस वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रोको, कानूनी उपाय करो। तो इस तरह से आप भेदभाव और ऊंच नीच को दूर कर लोगे। ये पहला बिंदु हो गया। इसके बाद में दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। भेदभाव को समाज सुधार के लिए उन्होंने पहला क्या कहा कि भेदभाव और ऊंच नीच को ख़त्म करेंगे। दूसरा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। ठीक। सबसे पहले वो बताएंगे भाई जो सामाजिक न्याय है वही एक अच्छे स्वस्थ समाज का आधार हो सकता है। वर्गगत भेदभाव दूर करने हैं। इसके लिए क्या करना है? संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। हमें समाजवाद जैसी विचारधाराओं को वास्तविक धरातल पर लेके आना है। महिलाओं, दलितों आदि के लिए हम विशेष सकारात्मक भेदभाव रखेंगे, जैसे विधानमंडलों में आरक्षण और शासकीय सेवाओं में आरक्षण। तो इन उपायों के माध्यम से हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरी बात करेंगे वो दलित उत्थान की। कभी भी मत छोड़िए, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जहाँ है वहाँ दलित उत्थान जोड़ना ही जोड़ना है। छुआछूत विरोध, अस्पृश्यता विरोध, ये जोड़ना ही है। दलित सबसे पहले स्वयं प्रयास करें, हीन कार्यों से दूर रहें, शिक्षा को प्राथमिकता दें, नवीन रोजगार को प्राप्त करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा दलित उत्थान के लिए। ये व्यक्तिगत प्रयास है ना। इसके अलावा आप सकारात्मक संरक्षण जोड़ सकते हैं, वहाँ कानूनी उपाय भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि हिंदू संप्रदाय में आपको वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होती, भेदभाव बने रहते हैं, अस्पृश्यता झेलनी पड़ती है, तो हमें क्या करना है? समाज न्याय की प्राप्ति ना होने की स्थिति में अंतिम विकल्प है नवीन धर्म। धर्म आधारित भेदभाव होते हैं तो धर्म बदल लो, और मानवीय गरिमा अगर सुनिश्चित नहीं हो पाती हिंदू संप्रदाय में तो भी बदल लो। ये अंबेडकर के ऑफिशियली स्टेटमेंट हैं, परंतु उन्होंने हर जगह क्या लिखा? अंतिम विकल्प। पहले हम कोशिश करेंगे और नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। 1956 में अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार कहा था उन्होंने कि मैं हिंदू बन के जन्म अवश्य लिया हूँ, परंतु हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। या तो मैं हिंदू संप्रदाय को सुधार दूंगा और नहीं हुआ तो मैं उसको छोड़ दूंगा। हिंदू संप्रदाय को ठीक से सुधार तो नहीं पाया, परंतु अंतिम में वो बौद्ध संप्रदाय की तरफ बढ़े। अब इसके बाद में समाज सुधार के लिए, सामाजिक उत्थान हेतु राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय भी करने पड़ेंगे, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? देखो, जब तक लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, बहुदलीय प्रणाली है, तब तक में मानिए कि अल्पसंख्यकों हो या फिर जो पिछड़े हो उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है। जिस दिन एक व्यक्ति का शासन आ गया, लेनिन जैसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया और उसने कहा कि अब मैं अगले 30 सालों तक यहाँ का राजा हूँ, और अगर वो बहुसंख्यक या फिर किसी वर्ग के समर्थन में है तो बाकी वर्गों की नानी मर जानी है। एकदम सीधी बात कर रहा हूँ। भारत में कुछ वर्ग कहते हैं कि हम यहाँ असुरक्षित हूँ। ये वो लोग हैं जो कि पर्याप्त हैं, सुरक्षित हैं, परंतु ये ध्यान दीजिएगा कि यही वर्ग जब दूसरी जगह जाते हैं तब वहाँ पर एक काम बात नहीं कर पाते। तो ये सब इसलिए होता है, हो सकता है क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। पाकिस्तान में ये बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान का हिंदू वो बात नहीं कर सकता जो भारत का मुसलमान कर सकता। और ये हमारी कमी नहीं, ये हमारी मजबूती है। ये हमारी मजबूती है कि हम इतने उदार और सहिष्णु हैं कि हम सभी साथ लिख। जब हम कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी का मतलब जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और वतन है हिंदुस्तान हमारा जो हिंदुस्तान है,
इसका मतलब जाति आधारित नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब है, अगर ये लोकतंत्र है तो इसका मतलब है कि दलितों की बात सुनी जाएगी, अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाएगी, पिछड़ों की बात सुनी जाएगी, कोई नहीं सुनी। ठीक भैया, अपनी बात मनवाने के लिए आप बहुदलीय प्रणाली में अपने दल बनाइए और जाइए। बहुजन समाजवादी पार्टी लिखा है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासनिक सेवाओं में सहभागिता, देखो अंबेडकर जिस मूड के व्यक्ति हैं वो यही बात करेंगे। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो स्वयं वेदना जरूर बताएं, दूसरा बताएं भेदभाव और ऊंच नीच का विरोध करेंगे। इसके बाद में जब बात होगी तब आप बताएं कि भैया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उपाय, फिर दलित उत्थान, ये 3 बिंदु हो गए। 3 के बाद में फिर तीसरे पेज पर आएंगे, तो यहाँ पर आप इसको नवीन धर्म का उपाय बताइए और सामाजिक उत्थान है तो राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय। ये 5 बिंदु को एलोबरेट करिए। 5 के साथ ये लगभग 10 से 12 बिंदु हो गए हैं। 11 में से 9 अंक आपके बैठे हुए हैं, 8 से 9 अंक मिल जाएंगे इस पर। ठीक बेटा, ये इस तरह से अम्बेडकर आज समाप्त हैं। आज अम्बेडकर समाप्त हो गए हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे थिंकर्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।